नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल होना है और यूपी पुलिस भी आ गया है। अभी हाल ही में कैलेंडर सूचना जारी की गई थी और एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स में, इन सभी परीक्षाओं में जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस का वेटेज हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा है और इतने कम समय में जीएस के लिए आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके, पूरे टॉपिक का रिवीजन करा सके एक ही वीडियो या दो चार वीडियो मिलके। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। 3 या 4 वीडियो में मैं आधे आधे घंटे के बनाता हूँ वीडियोज़, और इन वीडियो में मैं कंप्लीट पूरा, जैसे इतिहास हो गया तो मैंने इतिहास पूरा पढ़ाने की कोशिश कर दी है। और आपसे निवेदन है कि आप 1000 प्रश्न इकट्ठा ना किया कीजिए, क्योंकि जब आप 1000 प्रश्न इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 1000 प्रश्नों में से निश्चित है कि आपके 50% क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, आपको आउट ऑफ द माइंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 50-50 क्वेश्चन करके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने भूगोल का 3 भाग करा दिया है, आज ये चौथा और अंतिम भाग है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है प्रश्न आज का प्रश्न है, यहाँ से शुरू होगा है कि भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों, ये टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। कुलकांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कुलकांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। वो भूटान में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भूटान एक पर्वतीय देश है, इसके धरातलों में बहुत अधिक उच्चावच है। कुलाकांगड़ी गाकर पुनसुम, जो कि 75 से 71 मीटर ऊंचा है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान के दक्षिणी समतल मैदानी क्षेत्र को दुआर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भूटान के दक्षिणी समतल मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुआर, और कुलकांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ पर है, भूटान में। अगला प्रश्न देखते हैं। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना ये जो है वो भूटान में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है, या भारत की सहायता से विकसित की गई है। यानी जो चूखा जल विद्युत परियोजना है वो भारत की सहायता से ही भूटान में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को अलग करती है। पृथक करना मतलब अलग करना ही होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। वो है मलक्का जल संधि। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया को जो अलग करती है उस जल संधि का नाम क्या है। तो उस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से इंडोनेशिया से अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती है। बास जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, और होकाइडो और होन्शु द्वीप को कौन सी, सुगारू जल संधि अलग करती है। मलेशिया 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है मलाया प्रायद्वीप और दूसरा है बोर्नियो का उत्तरी भाग। तो जल संधि, कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को 2 भागों में विभाजित करती है, वो है मलक्का जल संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट किनावलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आइए विकल्प देख लेते हैं कि क्या है। ग्रेट किनावलू पर्वत किस देश में स्थित है। तो ग्रेट किनावलू पर्वत, ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और नेपाल। तो इसका जवाब हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट किनावलू पर्वत शिखर जो कि 4101 मीटर ऊंचा है, यह पूर्वी मलेशिया में स्थित है। किनावलू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह मलेशिया के 2 राज्य सारावाक एवं सबाह में स्थित है। तो किनावलू पर्वत कहाँ पर स्थित है, मलेशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपके लिए कि तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो तकला मकान जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तकला मकान एक शीत मरुस्थल है। ये 2 मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। तो ये जो तकला मकान है ये है शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल।
अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि उगता हुआ सूर्य। एशिया यानी उगता हुआ सूर्य किस भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा का। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उगता हुआ सूर्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, हो जाता है आपका एशिया महाद्वीप जैसे है, और यहाँ पर जैसे अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया और अफ्रीका के बीच जो ये जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडोब जल संधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाब अल मंडोब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा यह अमन और जिबूती यानी यमन जो है एशिया का देश है, और जिबूती जो है वो अफ्रीका का देश है। यही बाब अल मंडोब इसी दोनों देशों को अलग करती है। तो जिबूती अफ्रीका का हो जाता है और यमन एशिया का हो जाता है। और इसी बाब अल मंडोब जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मैं एग्जाम दे रहा था, मुझको एग्जाम का याद नहीं है दोस्तों, लेकिन उस एग्जाम में पूछा गया था कि किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो है भूटान। और मैंने इसका सही जवाब दिया था कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और पारो, थिम्पू एवं पुरनवा यहाँ की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है। यानी भूटान में जो है वो खुशहाली को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी जो जितना खुशी है वही उतना अमीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत कहा जाता है आपका पामीर के पठार को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है कि अरावली पर्वत ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब घटता हुआ, बिखरता हुआ, टूटता हुआ पर्वत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है। पठार दोस्तों क्या होता है? देखिए ये तो हो गई, ये हो गए आपके पहाड़, और यहाँ पर जो हो जाती है वो सबसे ऊंची चोटियाँ हो जाती हैं। लेकिन पठार क्या होता है? ये समतल, ऐसे समतल भाग है यहाँ पर, और कुछ ऐसे उठ गया है, कुछ ऐसे उठ गया है। तो ये वाला जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। वो कौन सी पर्वतमाला है? यूराल पर्वतमाला है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में। एक साइड यहाँ पर जैसे रूस हो गया, एक साइड यहाँ पर रूस का देश हुआ, इसी दोनों से अलग करती है कौन सा? यूराल पर्वत। ये एक्चुअली एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग को मान लिया जाता है कि यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, और यूराल पर्वत के पूर्वी भाग को क्या मान लिया जाता है? एशिया मान लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र समीर बनाता है यानी कब, किस समय बनाता है? तो समुद्र जो है वो हवा बनाता है कब? दिन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थल एवं जलीय भाग के तापमान में विषमता के कारण दिन के समय वायुमंडल के निचली परतों में समुद्र समीर बनाता है। समुद्र समीर की उत्पत्ति का संबंध सागरीय व जलीय भाग के उष्णन व शीतलन की प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी कौन सी? माउंट एल्ब्रस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह काकेकस पर्वत पर स्थित है। काकेकस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार रूस, आर्मीनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान में है। तो माउंट एल्ब्रस जो है वो कहाँ की? यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो कोलोराडो का पठार। इन दिए गए पठारों में से, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पामीर का पठार जो है वो पूरे विश्व का पठार, तिब्बत का पठार जो है वो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा पठार है। लेकिन इन दिए गए पठारों में से कोकोनिनो, एक्वेरियम, कोलोराडो और कोलंबिया, इन सभी पठारों में से जो कोलोराडो पठार है वो
पूरे इन चारों में सबसे बड़ा पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कोलोराडो पठार स्थित है और इसका क्षेत्रफल जब लगभग कितना है 3,37,000 वर्ग किलोमीटर। और कोलंबिया का पठार कितना, जो इन चारों में से दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो कोलंबिया का पठार 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए यानी रूस में, ऑप्शन यूएसए यानी अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाइट पर्वत ओलंपिस पर्वत, आयस पर्वत, ऑसेडिनिक पर्वत, ओल्यूसियस पर्वत, ग्रीन पर्वत यूएसए में है, ठीक है। और कनाडा में जो है वो ओगोल्यू पर्वत, कैमरून, केकीबाऊ पर्वत, ये सभी पर्वत हैं। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका, जिसको यूएसए भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये, क्या? तंजानिया। और यहीं पर क्या है? माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैब्रियन काल के प्रोटोजोइक युग में हुआ था। यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में प्रमुखता से पाई जाती है? वो है राजस्थान। दोस्तों आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत पहले लाइक कीजिए। दोस्तों ये अनुरोध है, निवेदन है आपसे। आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, आप जितनी संख्या में वीडियो को लाइक करेंगे, यूट्यूब वीडियो की रीच उतनी ही बढ़ाता है। दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको गणित भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा मुख्य विषय जो है वो गणित है और मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूं अच्छे अच्छे तरीक़ों से। मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, ताकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपना जब फेस में पढ़ाऊँ, मतलब अपना चेहरा दिखा करके पढ़ाऊँ, तो एक अच्छा इंटरेक्टिव फॉर्म बने, लेकिन इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों लाइक कीजिए और जल्द ही मैं आपके लिए एक फेस कैम वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो है पिरेनीज पर्वत। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस व स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में मान्य है। फ्रांस और स्पेन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो गया आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाईं ओर है आपका फ्रांस, फ्रांस के बाईं ओर है आपका स्पेन, स्पेन के बाईं ओर है आपका पुर्तगाल। कभी आप मैप में देखिएगा तो ये पता चलेगा। तो यानी जो फ्रांस और स्पेन, यानी यहाँ पर जो फ्रांस और स्पेन के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है वो कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस राज्य में स्थित है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, बिल्कुल नीचे साइड है। ऑप्शन सी, मैप में देखेंगे आप तो बिल्कुल नीचे साइड है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को जो कहा जाता है, जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं, जो न्यूनतम दूरी है उसे उपसौर कहते हैं। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो उसे अपसौर कहते हैं और अपसौर की तिथि 4 जुलाई को होती है। दोस्तों 4 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डेट पड़ती है, वो अमेरिका से संबंधित है। क्या है? अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? ये तो आसान सा प्रश्न हो जाता है कि शुक्र को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सूर्य से सबसे दूर जो है वो वरुण है। जैसे कि आपको पता होगा कि अरुण के बाद आता है वरुण, वो सबसे दूर है, ठीक है। तो वरुण ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गैसे के द्वारा की गई थी। हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है और सूर्य जो हमारे सौरमंडल में ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकट दूरी पर कौन सा ग्रह है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में किन ग्रहों
किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? वह है मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह के बीच जो पट्टी पाई जाती है उसे ही एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी बोला जाता है। तो मंगल जो है वो आंतरिक ग्रहों का सबसे आखिरी ग्रह है। जैसे आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पे आ जाता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका मंगल यानी ये 4 ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो इन मंगल यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर जो है बाहरी ग्रह यानी बृहस्पति पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच जो पट्टी है वही उसी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। यह ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, इसलिए इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से तथा सूर्यास्त पूर्व से होता है। दोस्तों केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं, एक है आपका अरुण और एक दूसरा है आपका शुक्र। यही 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में यानी जहाँ पर हम भारत इंडिया में जो रहते हैं यहाँ पर सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो वो आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 22 दिसंबर को क्या होता है? भारत में सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और जबकि भारत में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में जब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो सूर्य लंबवत यहाँ पर चमकेगा। तो भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहीं पर कर्क रेखा आती है, तो इस पर जो है वो दिन सबसे छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पौने हैं? तो व्यापारिक पौनों को ही अस्थाई पौने कहा करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ठंडी पवन कौन सी नहीं है? तो सिराको जो है वो ठंडी पवन नहीं है, बाकी मिस्ट्रल, बुरान और बोरा ये सभी जो हैं वो ठंडी पवनें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? वो आपका यूराल व काकेकस पर्वत। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूराल पर व काकेकस पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया के बीच जो है वो सीमा बनाते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। यही जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक फील्डर पवन चलती है कहाँ पे? ब्रिक फील्डर पवन चलती है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया प्रांत में। ये ब्रिक फील्डर पवन होती क्या है? ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। उष्ण एवं शुष्क हवा को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर पवनें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्म पवन कौन सी नहीं है? गर्म पवन मिस्ट्रल नहीं है, बाकी सब गर्म पवन है। फान, सिराको, चिनूक ये सब गर्म पवन हैं, जबकि मिस्ट्रल जो है वो शीत पवन है। अगला प्रश्न देखते हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, ये चीज़ें मैं जो नाम ले रहा हूँ ये क्या है? यानी गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा ये सब जो हैं वो दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उपोष्ण और उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? पछुआ पवनें। और जो अभी मैंने बताया कि गरज चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये सभी क्या हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवनें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये आपको पता होगा कि स्वेज नहर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और इसकी नहर की लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके लिए तैयार होता है कि इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? यानी स्वेज नहर का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों वो सन महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ सन
हिंट दे देता हूँ, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है वो सुपीरियर और हारून झील को जोड़ती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सू नहर उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलों सुपीरियर एवं हारून झीलों को जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलें मिशिगन, इरी और ओंटारियो हैं। ये 5 जो झीलें हैं, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और सुपीरियर और हारून, ये जो हैं अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण या कहें पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो सू नहर किसको किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील और हारून झील को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक विश्व का व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है। यह यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार का प्रमुख माध्यम भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र जो है वो नागासाकी का यवाता क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि नागासाकी का यवाता क्षेत्र जो है वो जापान का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो यामोत्तर रेखा होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा। तो यानी 0 अंश यही यामोत्तर जो रेखा होती है, यहीं से क्या समय निर्धारित करने का आधार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ये दोस्तों आसान सा प्रश्न हो जाता है कि 4 मिनट लगता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और यह पृथ्वी भारत का जो मानक समय है वो दुनिया के सबसे जो 0 डिग्री यानी जहाँ पर 0 डिग्री है वहाँ से भारत का देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री। तो यही कारण है 82.5 को जब हम 82.5 को हम कितने से 4 मिनट से गुणा करेंगे तो ये 5.5 घंटे का आसपास का समय बनेगा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 82.5 यानी 82.30 कितना 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही क्या कहा जाता है? भारत का मानक समय रेखा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यानी जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं, आपको पता हो लंबवत क्या मतलब, जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं मैप में, तो उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और इनके बीच की दूरी को जो है वो गोर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कुल देशांतरों की संख्या यानी जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, इन देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर जो है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी को कौन सी रेखा 2 गोलार्धों में विभाजित करती है? तो 0 अंश अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, यही पृथ्वी ये हो गई, इसको 2 बराबर भागों में यही 0 अंश अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है? पृथ्वी का विभाजन करने वाली रेखा। जबकि 0 अंश देशांतर रेखा जो यहाँ पर होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वही है मानक समय रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या जो है वो 181 है। तो कुल अक्षांशीय वृत्त देखिए कैसे हो जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है 0 डिग्री, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस ओर जाएंगे तो हम 90 तक जाएंगे, यानी इसको छोड़ करके 90 रेखाएं इधर होती हैं, 90 रेखाएं इधर होती हैं, यानी ऐसे ऐसे करके कुल 90 होती हैं। तो यानी कुल कितनी रेखाएं हो गई? 90 इधर 90 इधर, तो 180 और एक ये वाली रेखा, तो यानी कुल कितनी हो गई? 181 रेखा। यानी वही पूछ रहा है कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी होती है? 181। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? वही प्रश्न आ गया कि भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है। वही प्रश्न है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? वही है 22 दिसंबर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो समस्त पृथ्वी का 70.8% भाग। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि समस्त पृथ्वी का 70.8% भाग जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? जलमंडल और स्थल मंडल का विस्तार जो है वो 81 और 19% है। यानी जलमंडल जो है वो 81% पाया जाता है और 19% जो है वो स्थल मंडल पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% है। दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो ये जहाँ से ये रेखा काटती है, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग 81% और स्थलीय भाग 19% है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित, आप तुरंत मेरियाना ट्रेंच ना मारिएगा, पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो मेरियाना है, टोंगा है, मिंडानाओ है, लेकिन ये प्यूर्टो रिको जो है ये गर्त, ऑप्शन डी से इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसके अलावा कारामेडक, क्यूराइल, न्यूरोबुर्ग गर्त प्रशांत महासागर में स्थित हैं। प्यूर्टो रिको ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर का एक प्रमुख गर्त है। गर्त यानी गड्ढा, महासागर के नीचे यानी जो गड्ढे होते हैं उन्हीं को गर्त कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं और आज भूगोल का सबसे आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो वह भूमध्य सागर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य सागर के दोनों देश यूरोप की दुनिया थी, इसी से इसे भूमध्य सागर भी कहा जाता है। भूमध्य सागर के दोनों ओर ही क्या था? यूरोप की दुनिया थी और इसी की सीमाएं क्या करती हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका को स्पर्श करती हैं। तो भूमध्य सागर जो है वो किसको? 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा संपूर्ण भूगोल के मैंने आपको 200 प्रश्न करा दिए हैं दोस्तों। मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा जितने एग्जाम होने वाले हैं यही प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार यही 200-250 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ मैंने उत्कर्ष क्लासेस से ली थी। इसमें कुमार गौरव सर और निर्मल गहलोत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम स्टूडेंट्स के लिए ये पीडीएफ दिया और मैं इसको इस आसान भाषा में आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।